वेलकम टू द सेशन। इस सेशन से हम लोग बेसिक बायोलॉजी का एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, लेक्चर ऑफ सीरीज। और ये सीरीज मुझे लगता है कि कक्षा 6 से लेके और उसके ऊपर के सभी स्टूडेंट को, इनफैक्ट सभी लोगों को जिनको बायोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, उनके लिए हेल्पफुल होगा। और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी हमेशा बेसिक्स ऑफ लाइफ से शुरू होती है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ लाइफ में हम क्या जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, मतलब जो जीवित है और जो जीवित नहीं है, उनके बीच का एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, ठीक है, मूलभूत अंतर क्या है। तो इनको देख के हम शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ की। तो एक तरफ अगर हम देखें तो लिविंग्स और दूसरी तरफ अगर हम देखें नॉन लिविंग्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो एक अंतर हमको दिखेगा, ठीक है, वो ये दिखेगा कि लिविंग जो चीजें होती हैं वो अपने आप में स्वनिर्भर होती हैं। कैसे? उसका रीजन होता है कि लिविंग थिंग्स जो है उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, जबकि नॉन लिविंग जो चीजें हैं वो मेटाबॉलिज्म करने के लिए कैपेबल नहीं होती हैं। ये क्या होता है इसको हम देखेंगे। पहले एक लिस्ट कर लेते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खासियत, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग थिंग्स की, वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब कि वो किसी भी तरह की संवेदना को ग्रहण कर सकता है और उसके बदले में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे सकता है, ठीक है। नॉन लिविंग्स में ऐसा नहीं होता। ये एक मूलभूत अंतर हो गया। तीसरी चीज अगर हम देखें तो इसको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के तौर पे देख सकते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जरूरी है, ठीक है। और ये भी अगर हम ओवरऑल देखें तो नॉन लिविंग थिंग्स में एब्सेंट होती है ये फीचर। चौथा और इंपॉर्टेंट फीचर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किस चीज का? इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब इनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं ये उसको अपनी अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार मूलभूत चीजें जो कि लिविंग्स में प्रेजेंट होती हैं पर नॉन लिविंग्स में ये देखने को नहीं मिलती। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इनहेरिटेंस। अब इसको थोड़ा और एलाबोरेट करके समझते हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब पूरा का पूरा बायोस्फीयर, ठीक है, उसकी एक कॉमन सी बात है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम कहते हैं सेल। इससे आप लोग सब लोग अवेयर होंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पूरी की पूरी बायोलॉजी इस सेल के अराउंड, इसके इर्द गिर्द हम डिस्कस करते हैं, पूरे के पूरे बायोलॉजी में, ठीक है। और ये सेल ही है जो लाइफ के ये चार इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सप्रेस करती है। और इसीलिए ऐसा कहा गया है कि सेल्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। All the living organisms are made up of cells.
और तीसरी चीज कि सेल्स कैसे बन सकती हैं जो पिछली सेल्स हैं उनसे, जिसको रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलकर सेल थियरी के रूप में आप लोग सब लोग अगर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उनमें ये चीजें दी हुई है एज अ सेल थियरी, जिसमें 3 साइंटिस्ट का रोल था, सैंगर, निकोलसन और रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, ठीक है। तो सेल होता क्या है? सेल एक फंडामेंटल यूनिट है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब सेल को हम एक और रूप में भी समझ सकते हैं। सेल जो है इस बाउंड्री के अंदर का वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि 2 चीजें कर सकता है। क्या? एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज। ठीक है, और अब आप इस चीज को समझिए कि सिर्फ ये 2 चीजें, एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज, यही लाइफ के हर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को एक्सप्रेस करता है। और इसको सबसे सिंपल फॉर्म में हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? चीजों का टूटना। ठीक है, टूट के उनसे एनर्जी का फॉर्मेशन और एनर्जी को यूटिलाइज करके चीजों को बनाना, जो कि एनाबॉलिज्म। ठीक है, टूटना कैटाबॉलिज्म और बनना एनाबॉलिज्म। ठीक है, यानी कि क्या है, सारी की सारी प्रोसेसेस में हम एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज देख रहे हैं। ठीक है, कहां पे? लाइफ में। लाइफ कहां पे है? इस बाउंड्री के अंदर। इस बाउंड्री के बाहर जो भी है वो नॉन लिविंग है। ठीक है, और लाइफ का काम है जो नॉन लिविंग है, यानी जिसको हम एबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, उससे एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज करके अपने आप का सर्वाइवल करना और अपने आप को मल्टीप्लाई करना। तो यहां पे हर एक चीज है। सेल स्टिमुलस को फील कर सकती है। ठीक है, यानी कि उसमें कॉन्शियसनेस हो सकती है। सेल में मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, सेल ग्रो कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, अपने आप को डेवलप कर सकती है। प्लस सेल में न्यूक्लिक एसिड के तौर पे, ठीक है, डीएनए के तौर पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सेल से जो उसकी ऑफस्प्रिंग सेल है या एक ऑर्गेनिज्म से उसके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करती है, और इसी ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसीलिए ये सारे रीजंस की वजह से जो सेल है उसको हम कहते हैं कि ये लिविंग एक यूनिट है। ठीक है, जिससे कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। ठीक, अब थोड़ा सा सेल के पीछे जाते हैं, क्योंकि सेल अचानक से तो बन नहीं गई होगी। कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि जो सेल है वो डेवलपमेंटल फेज में रही होगी। ठीक है, हालांकि इसका कोई बहुत साइंटिफिक एविडेंस अब तक कॉन्क्रीट नहीं मिला है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थियरी है उसके हिसाब से एक साइंटिस्ट थे हेल्डेन। ठीक है, इनका नाम आप लोग टेक्स्ट बुक में मिलेगा आपको। ये 1929 में इन्होंने एक थियरी प्रपोज की थी। वो थियरी थी प्रोबायोटिक सूप की। ठीक है, इनके पहले एआई ओपैरिन करके एक साइंटिस्ट थे, तकरीबन 1914 के आसपास। ठीक है, उन्होंने प्राइमरी ए बायोजेनेसिस की बात करी थी। प्राइमरी ए बायोजेनेसिस क्या होता है? नॉन लिविंग चीजों से लिविंग चीजों का पहली बार बनना। इसीलिए उन्होंने टर्म क्या यूज किया? प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। ठीक है, इसके अलावा भी लाइफ के ओरिजिन की बहुत सारी थियरीज दी गई थी, लेकिन वो थोड़ी डिबेटेबल है।
जैसे सुपर नेचुरल थियरी, जिसमें सब लोग मानते हैं कि मतलब सब भगवान का दिया हुआ है। फिर दूसरी थियरी थी कॉस्मोजेनिक थियरी, जिसमें ये लोग मानते हैं कि दूसरे ग्रह से लाइफ पृथ्वी पे आई है। जबकि अभी का स्टेटस क्या है, हम ये जानते हैं हमारी जानकारी के हिसाब से सिर्फ पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां पे लाइफ है। ठीक है, तो इन थियरीज के कोई बहुत कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं थे, तो इसलिए जो एबायोजेनेसिस वाली थियरी थी उसी को अब भी लोग बिलीव करते हैं, तब तक जब तक कोई नई थियरी ज्यादा एक्सेप्टेड ना मिल जाए। ठीक है, तो इस थियरी के हिसाब से तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट की वजह से जो सिंपल कंपाउंड्स थे जैसे अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और पानी, ठीक है, ये चीजें आपस में मिलके स्पेसिफिक कंडीशन में, जिनको साइंटिस्ट ने कहा कि ड्यू टू वाइटल फोर्सेस, इन्होंने क्या बनाया, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, जैसे कुछ बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा। तो वो जब अर्थ पे ओशियन के अंदर एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है, तो उसी को एक छोटे से स्पेस में जब ये चीजें एक्यूमुलेट हुई होंगी टू जेनरेट अर्ली लाइफ, तो उसको हेल्डन ने प्रीबायोटिक सूप का नाम दिया, जो एक चीज में कैपेबल थे, ऑटो रेप्लिकेबिलिटी में। ठीक है, मतलब ये खुद से खुद को जनरेट कर सकते थे, और ऐसी थियरी में फिट बैठता था आरएनए। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि लाइफ का जो सबसे अर्लीस्ट मॉलिक्यूल है वो आरएनए है। ठीक है, ठीक है, इन सब डिस्कशंस में हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बस ये जानिए कि प्रीबायोटिक सूप बना और उससे कुछ एक प्रोटोसेल टाइप का स्ट्रक्चर बना। ठीक, प्रोटोसेल टाइप का जो स्ट्रक्चर था वो ये समझिए कि ओल्ड मॉडल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, उससे बना प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम क्या जानते हैं कि उसमें डीएनए होगा एज ए जेनेटिक मटेरियल, और एक बाउंड्री होगी एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और भी कुछ एडिशनल फीचर्स, और बाकी का सब साइटोसॉल। उसमें कोई भी जो सेलुलर ऑर्गेनेल है वो नहीं होता, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ये हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल बन गई। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसमें 2 लेयर्स थे, आउटर इनर। तो बेसिकली ये अर्लीस्ट लाइफ इसको हम मान सकते हैं, जिससे आज के डेट की जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो और चाहे वो प्लांट सेल हो। एनिमल सेल और प्लांट सेल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, और भी कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस। तो हमने सेल के बारे में देख लिया कि सेल आई कहां से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल बना, प्रोकैरियोटिक सेल से फिर यूकैरियोटिक सेल, मान लीजिए एनिमल सेल, और फिर प्लांट सेल। तो ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं बायोलॉजी के जिनको आपको जानना ही चाहिए हमेशा। प्लस अगर हम सेल के जो स्पेसिफिक फीचर हैं उनसे अगर हम लाइफ में कुछ सीखना चाहें तो भी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। जैसे जो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये भी किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रही है, सिर्फ एनर्जी और मैटर के एक्सचेंज के लिए। मतलब ये मैटर लेती है अंदर और उसको तोड़ के उससे एनर्जी बनाती है, किस लिए, ताकि उस एनर्जी को यूज करके वो फिर से कोई ना कोई नया मैटर बना सके और उस मैटर को वो यूज कर सके ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन में। हम क्या करते हैं, हम भी डेली लाइफ में यही करते हैं। हम मैटर इकट्ठा करते हैं, उसके लिए बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं,
जैसे सिंपल एग्जांपल से मैं बताता हूं कि एक बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती है, ठीक है, दौड़ने में उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो वो क्यों दौड़ रही है? ताकि उसको चूहे रूपी मैटर जो है, चूहे नाम का जो मैटर है, उसका फूड वो उसको मिल सके। और वो उसको क्यों चाहिए? ताकि वो उसको ले और अंदर ले जाके फिर से एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। क्यों? ताकि वो बिल्ली फिर रिप्रोड्यूस करके एक छोटा बिल्ली का बेबी प्रोड्यूस करे, या खुद का जो उसका लाइफ है उसको सस्टेन करके रख सके। तो पूरी की पूरी लाइफ इज अबाउट दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका जो भी डिटेल है उसको हम एक एक करके आगे के लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे, पर हम देखते हैं कि कैसे। अब ये जो सेल बन गई, ठीक है, सेल के 3 टाइप तो हमने जान लिए, दो टाइप, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल, जिसमें एनिमल और प्लांट, ठीक है, जिसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब हम अगर एक सेल को देखें कि कैसे बायोलॉजी उसके इर्द गिर्द घूमती है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर हम सेल के अंदर ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और उनके बीच में बहुत सारे इंटरेक्शन, एंजाइम्स, बायोमॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें हमको पढ़नी होंगी, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ये चीजें हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। फिर न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, वो कैसे काम करता है, सेंट्रल डोग्मा कैसे काम करती है, इन चीजों को हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे इनहेरिट होता है, इन चीजों को हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। इन सब टर्म से आप लोग अवेयर होंगे। बस मैं ये बता रहा हूं कि कैसे पूरी की पूरी बायोलॉजी एक सेल के अराउंड घूमती है। ये पढ़ते हैं हम जेनेटिक्स में, ठीक है। फिर अगर हम सेल के हिसाब से, ठीक है, सेल के फीचर्स के हिसाब से हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। अब उसके बाद यूनिसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर होगा, छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे। तो जो भी हमारे आसपास दिखता रहा है पिछले कम से कम 1000 सालों से, उनको हमने सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया है, जिसको हम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। चाहे वो बॉटनी में टेक्सोनॉमी पढ़ते हो, चाहे वो जूलॉजी में टेक्सोनॉमी पढ़ते हो, ठीक है, जिसमें हम ये देखते हैं कि एनिमल्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है उनके फीचर के हिसाब से, ठीक है। तो वो भी सेल से कनेक्टेड है, टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और पूरा का पूरा हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स में सब कुछ सेंटर्ड है अराउंड सेल, ठीक है। सेल सारी चीजें ले रही है बाहर के एनवायरनमेंट से। तो जो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का कनेक्शन है उसको हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में, ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और जो हमारी बेसिक साइंस की स्ट्रीम्स हैं जैसे कि बॉटनी और जूलॉजी, उसमें तो हम ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं। थोड़ी सी टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, जूलॉजी हो या बॉटनी हो, थोड़ी इकोलॉजी पढ़ते हैं, थोड़ी बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीजें हमने अपने पढ़ने और समझने की सुविधा के हिसाब से बांटा हुआ है बॉटनी, जूलॉजी और इन स्ट्रीम्स में। लेकिन आपको अगर बायोलॉजी समझनी है तो सिर्फ और सिर्फ सेल पे फोकस करेंगे तो ही आप बेसिक्स ऑफ लाइफ, बेसिक्स ऑफ सेल को अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। तो आगे की जो भी लेक्चर सीरीज होंगी उसमें सेल से जुड़ी जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन हैं सिस्टमेटिक तरीके से
उसको हम लोग देखेंगे। और जो लोग इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं वो इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट भी कर देंगे। वैसे मैं ये लेक्चर सीरीज बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको लाता रहूंगा इस पे मैटर। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।